हाय दोस्तों, इंसान की हज़ारों सालों की तारीख में नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि इंसान ने बहुत सी खतरनाक बीमारियों को फेस किया है। बहुत सी ऐसी बीमारियां थीं जो मेन किलिंग साबित हुई, हज़ारों इंसानों की ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी। बहुत बहुत सी खतरनाक बीमारियों ने इंसानी नस्ल को सफ़े हस्ती से ज़मीन से मिटा दिया। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि उन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया गया? ऐसी बहुत सी मेन किलिंग बीमारियां थी, जैसे कॉलरा है, जैसे टाइफाइड है, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी है, और भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो बहुत ही खतरनाक और डेडली और बहुत ही अजियतनाक बीमारियां थीं। ये बीमारियां तब तक बहुत ही खतरनाक थीं जब तक कि इनका हल नहीं ढूंढा गया। 17वीं सदी में एक साइंटिस्ट थे, एंथोनी वॉन लीवनहुक। ये साइंटिस्ट डच साइंटिस्ट थे। ये अपनी लैब में रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च के दौरान इनके पास पड़ी हुई एक डिश थी, उसके अंदर कुछ फूड आइटम्स, बिस्किट्स वगैरह कुछ पड़े हुए थे। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि उन बिस्किट्स का या उन बिस्किट्स का टेस्ट जो है कुछ चेंज हो गया है। फिर वो उन पे ऑब्जर्व करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि इस डिश के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स मौजूद हैं, छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जिनकी वजह से इनका टेस्ट चेंज हो गया है। वो माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं बैक्टीरिया। ये वाकया सन 1677 का है, यानी 1677 का है। लेटेस्ट रिसर्च हमें बताती है कि बैक्टीरिया बहुत ही छोटी माइन्यूट लिविंग क्रिएचर्स हैं जो कि हर जगह पे मौजूद होते हैं। ये ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह पे पाए जाते हैं। ये पानी में मौजूद होते हैं, ये हवा में मौजूद होते हैं, ये ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी मौजूद होते हैं। It is believed that 500 million kinds of bacteria exist on the earth. जब हम बैक्टीरिया का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि बैक्टीरिया बहुत ही ख़तरनाक हैं, बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया ख़तरनाक नहीं होते। इन तमाम बैक्टीरिया के अंदर 40% ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। एक हेल्दी इंसान की बात करें तो उसके वज़न के हिसाब से 1 से लेकर 3% इंसान का जो वज़न होता है वो इन बैक्टीरिया की वजह से होता है। या फिर यूं कह लें कि अगर आप 70 किलो के हैं तो आपका 2 किलो वज़न इन बैक्टीरिया की वजह से है, जो कि आपके बॉडी के अंदर या बॉडी के सरफेस के ऊपर रह रहे होते हैं। चल झूठा। एक हेल्दी इंसान जब माउथ वॉश कर चुका होता है, ब्रश कर चुका होता है, फिर भी उसके मुंह के अंदर 1000 से 10,000 बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। मैं नहीं मानता। है ना अजीब बात। छोटी छोटी फॉसिल से ये भी पता चला है कि ये बैक्टीरिया इस जमीन पे 3.5 करोड़ सालों से मौजूद हैं। इनके फॉसिल्स कार्बन डेटिंग से हमें इनके फॉसिल की कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि ये ज़मीन के ऊपर 3.5 करोड़ सालों से मौजूद हैं। ये बैक्टीरिया जो 60% बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया या बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट रास्तों से हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप माउथ ले लें, नाक ले लें, या किसी से आप हाथ कहीं पे आप टच करते हैं, या पानी के थ्रू, या फूड के थ्रू, या कहीं कोई ज़ख़म लगा हुआ है, वाउंड है, वहाँ पे कोई कट खुला हुआ है, तो वहाँ से भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। बैक्टीरिया मोस्टली हमारे सेल के बॉडी के अंदर घुसने के बाद सेल के अंदर नहीं होते, सेल के बाहर फ्लूइड जो होता है उसके अंदर मौजूद रहते हैं और वहाँ पे ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं। एक सेल हर 20 मिनट में एक सेल डिवाइड होता है 2 में, यानी अगर एक सेल हमारी बॉडी के अंदर घुसा है तो 20 मिनट के बाद वो 2 बन चुका होता है, 40 मिनट के बाद वो 2 जो हैं 4 बन चुके होते हैं और 60 मिनट में वो जो 4 थे वो 8 बन चुके होते हैं। इस स्पीड से वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फैल रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ को स्प्रेड कर रहे होते हैं। उसके कंपेयर में अगर वायरस की बात करें तो बहुत सारी डिजीज़ वायरल डिजीज़ भी हैं। वायरसेस और बैक्टीरिया में ये डिफरेंस है कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो वो हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है ऐसी कोई मेडिसिन बनाना जो कि इन वायरसेस को किल करे, तो इसीलिए कोई एंटीबायोटिक्स वो नहीं बनाई जा सकी, क्योंकि वायरसेस जो है हमारे सेल के अंदर घुस जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसी मेडिसिन बनाएंगे तो वो हमारे पहले सेल को मारेगी, फिर जाकर उनको मारेगी, फिर जाकर उन वायरसेस को मारेगी। तो बैक्टीरिया के लिए इन मेडिसिन को बनाना बहुत ही आसान है। तो बैक्टीरिया की बहुत सी खतरनाक डिजीज़ का इलाज ढूंढने के लिए बहुत ही साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे।
तब तक जब तक 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली पहली मर्तबा कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की जो कि हेल्पफुल साबित हुई इंसान को इन बैक्टीरिया से जान छुड़ाने में। वो चीज़ क्या थी? हुआ यूँ था कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। फिर वो अपनी डिश को छोड़कर जिस डिश में वो बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे वो उनको छोड़कर चले जाते हैं वेकेशन पे बाहर घूमने कहीं। फिर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बैक्टीरिया डिश के अंदर मर चुके हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि कोई फंगस है जो उस डिश के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को किल कर रहा है। वो फंगस कोई और नहीं, पेनिसिलियम ही था, और पेनिसिलियम एक केमिकल बना रहा था जिससे वो बैक्टीरिया मर रहे थे। तो फिर वो उस पेनिसिलियम से एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो पहली एंटीबायोटिक बनाते हैं, पहली ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक, जो कि इन बैक्टीरिया को मारने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक कोटेशन बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि माई ओनली मेरिट इज़ दैट आई नेवर निग्लेक्ट एनी ऑब्जर्वेशन। वो जब भी उनकी चीज़ कोई सामने आती थी तो वो उन पे गौर करते थे और हमेशा नई नई चीज़ें डिस्कवर कर लेते थे। उनकी ये ऑब्जर्वेशन हमें इंसानियत की हिस्ट्री में, मेडिसिन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित हुई। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक डिजीज कॉज कर सकता है, करता भी है, और बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनी, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरह काम करती हैं। तो बेसिकली अभी जो एंटीबायोटिक्स आज तक जो बनी हैं वो दो तरह की बनी हैं। एक वो एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बैक्टीरिया किलर। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं, किल कर देती हैं और हमें बीमारी से निजात दिलाती हैं। दूसरी जो एंटीबायोटिक्स की टाइप हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं ताकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर बढ़े ना। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स जब हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से होती हुई ब्लड के अंदर शामिल हो जाती हैं और वो उन टारगेट पे जाके पहुंचती हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जहां पे बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? उन बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप कर देती हैं। वो क्या करती हैं? उस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स, अमीनो एसिड को स्टॉप कर देती हैं ताकि बैक्टीरिया अपना डीएनए ना बना सके, रेप्लिकेट ना कर सके और उनकी ग्रोथ या नई नस्ल बढ़ने की जो एबिलिटी है वो स्टॉप हो जाए। या तो फिर वो क्या करती हैं? बैक्टीरिया के अंदर चलने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो कर देती हैं ताकि अमीनो एसिड ही ना बने और वो बैक्टीरिया ग्रो ही ना कर पाए। जब वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो रेस्ट फंक्शन इज डन बाय आवर पुलिस ऑफ द बॉडी, WBC। वो ग्रो नहीं कर रहे, बाकी का काम WBC कर देती हैं और उनको मार देती हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर उन मेडिसिन को लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स जाकर उन बैक्टीरिया की बाहर मौजूद सेल वॉल को कमज़ोर कर देती हैं। जब सेल वॉल बैक्टीरिया की कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है जो कि उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड है, प्रोटेक्शन है। जब वो सेल वॉल कमज़ोर हो जाएगी तो फिर बैक्टीरिया जो है अंदर के प्रेशर से बर्स्ट हो जाएगा और खुद ही मर जाएगा। तो इस तरह बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर किल कर देती हैं। लेकिन आजकल जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है वो ये है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम नहीं करें या तो फिर बैक्टीरिया रेजिस्ट कर चुके हैं। होता कुछ यूँ है कि जब हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो फ़ौरन हम सोचते हैं कि अब हमें बीमारी ठीक हो चुकी है, हमारी तकलीफ़ कम हो गई है, तो हम सोचते हैं कि बस ठीक है, अभी इन्फेक्शन कम हो गया है या तकलीफ़ कम हो गई, तो क्यों ना एंटीबायोटिक्स की महंगी डोज को स्टॉप किया जाए। इस दौरान क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है। बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने क्रोमोसोम्स को, अपनी जीन्स को म्यूटेंट करके मॉडिफाई करके और स्ट्रॉन्गर बना लेती हैं। तो जब हम मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं कंप्लीट डोज लेने से पहले, तो बैक्टीरिया को एक टाइम मिल जाता है और वो अपनी जीन्स, अपनी क्रोमोसोम्स को मॉडिफाई करके स्ट्रॉन्गर बना देती हैं। फिर जब दोबारा हमें तकलीफ होती है तो वही एंटीबायोटिक्स हम पे काम नहीं कर रही होती, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपनी जीन्स को पहले से स्ट्रॉन्गर बना लिया है। इसलिए हमें मज़ीद स्ट्रॉन्गर लेवल की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। या फिर बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है कि जब एंटीबायोटिक्स बीच में स्टॉप कर देते हैं तो बैक्टीरिया अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस को, अपनी वॉल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। या बैक्टीरिया के अंदर ये भी एबिलिटी मौजूद है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स जाकर हमारे उन केमिकल्स के साथ, हमारे उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं, जो कि जाकर
उन बैक्टीरिया पे टारगेट करते हैं, उन बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जिन प्रोटीन के साथ उस एंटीबायोटिक्स को कंबाइन होना होता है वो कंबाइन जस्ट लाइक लॉक एंड की तरह होते हैं। जैसे समझ लें आप लॉक है कि हर लॉक की एक स्पेशल की होती है, तो हर प्रोटीन के लिए स्पेशल एंटीबायोटिक्स जो होती है जो कि उसके साथ लॉक की तरह बाइंड होती है। तो जो लॉक के साथ बाइंड होने वाली एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस लॉक की जो साइट होती है उसको चेंज कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो मेडिसिन जाकर उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड ही ना हो और वो एक्शन ही ना हो हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरह जो है बैक्टीरिया मज़ीद स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। इन साइंटिस्ट को डर है कि अगर हम इसी तरह एंटीबायोटिक्स लेते रहे या उनका डोज बीच में छोड़ते रहे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यही बैक्टीरिया बहुत ही पावरफुल और सुपर बग बन सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं कर सकती। तो हमेशा जब भी आप मेडिसिन लें तो उनका प्रॉपर डोज लिया करें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कंप्लीट डोज ही हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा कि इन एंटीबायोटिक्स को, दूसरी पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स को कुछ इसी तरह बनाया जाता है कि वो हमारे सेल्स को इफेक्ट ना करें, हमारे ह्यूमन सेल्स को, हमारे बॉडी के सेल्स को इफेक्ट ना करें। लेकिन एंटीबायोटिक्स आजकल दो तरह की आ रही हैं, एक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, दूसरी हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि वो तमाम बैक्टीरिया को मार देती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया रह रहे होते हैं ये उनको भी मार देती हैं। तो उन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का लेना, ज़्यादा लेना हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स मोस्टली नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को प्रेफर करते हैं ताकि वो हमारी उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल ना करें। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगी है तो चीज़ों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर जल्दी।